परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा टॉपिक है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा और इसका आध्यात्मिक आधार क्या है और अंतर यात्रा का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। अंतर यात्रा प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये अपने शक्ति का ऊर्ध्वारोहण, शक्ति का ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयोग है। जो साधक अंतर यात्रा का प्रयोग करना सीख जाते हैं, कहते हैं उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो बहुत ही शानदार प्रयोग। हालांकि स्टार्टिंग में हम लोग इस प्रयोग को नहीं करवाते हैं, जब ध्यान सज जाता है उसके बाद में ये प्रयोग कराया जाता है। तो आप लोग काफी दिनों से प्रक्षा ध्यान से जुड़े हो और ध्यान साधना कर रहे हो, तो आज आप समझ पाएंगे कि प्रयोग कैसा किया जाए और क्यों किया जाए और इसका आध्यात्मिक क्या आधार है और उससे क्या लाभ होता है हमें, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सविता जी का स्वागत। ओम अरहम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी आपका ओम अरहम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। ओम अरहम। तो सविता जी यू कैन स्टार्ट नाउ। ओम अरहम। थैंक्स टू एमपीके फिटनेस जो मुझे बार बार इस प्लेटफॉर्म पर मौका देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि धन्यवाद आपका। आप अपना समय, जब भी हम कहते हैं आप समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। तो आज का जो अंतर यात्रा, ये सेकंड मेन कंपोनेंट है प्रेक्षा ध्यान का। पहला हमने कायोत्सर्ग किया था, अब है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा एक अंदर की यात्रा, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस वर्ड को डिफाइन करें तो आज हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप ही जानेंगे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक प्राण की शक्ति से भरा हुआ है। योगियों का भी ये कहना है कि पूरा वायुमंडल एक वाइटल एनर्जी से भरा है, जो कि ना तो ऑक्सीजन है और ना ही नाइट्रोजन है। इनफैक्ट पूरा जो हमारा संपूर्ण प्राणी जगत है वो शक्ति के द्वारा ही गतिमान है और यही शक्ति हमारे शरीर में प्राण के रूप में है। शरीर के विभिन्न अंगों में ये प्राण की शक्ति अपने ढंग से मूव करती है। इस शक्ति के मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और चैनलाइज करने के लिए सही ढंग से ही अंतर यात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब अगर एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे हैं, उसमें रसोई भी है, एक छोटा सा गार्डन भी है, छोटा सा स्विमिंग पूल भी है
और साथ ही उसमें एक तिजोरी, ट्रेजरी बॉक्स रहता है, जिसमें कि उस घर की सभी कीमती चीजें, ज्वेलरी, रुपया, पैसा रखा जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, और एक केंद्र है शक्ति केंद्र, जिसमें कि बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। शक्ति का भंडार है शक्ति केंद्र। इनफैक्ट शक्ति केंद्र ही योग की भाषा में जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का पावर हाउस है। इस इनफाइनाइट फाइनाइट शक्ति को ही सुषुम्ना के मार्ग से, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक लेकर जाने की यात्रा को ही अंतर यात्रा कहते हैं। अपनी चेतना के साथ जुड़ने की यात्रा को अंतर यात्रा कहा जाता है। इनफैक्ट बाहरी क्रियाओं को रोककर अंदर की क्रियाओं पर ध्यान देना, अंदर की क्रियाओं के साथ जुड़ना अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा ऊर्ध्वारोहण है, लाइक नीचे से ऊपर की यात्रा है, अपवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जीज है, फ्रॉम शक्ति केंद्र टू ज्ञान केंद्र। ऊर्ध्वारोहण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। योग की भाषा में सुषुम्ना पथ को महापथ भी कहा गया है। अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण इसी केंद्र से शुरू होता है। यही महापथ योग में, जिसे हम कुंडलिनी जागरण, कई बार ये वर्ड भी सुनने को मिलता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए अलग अलग तरह के सेशंस किए जाते हैं। इनफैक्ट वो यही है जिसमें कि शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर, लाइक नीचे से अपनी शक्तियों को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है, इसी प्रोसेस को और क्यों किया जाता है, इसी को समझने के लिए इस सेशन में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब एक व्यक्ति कहीं पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद जिस रास्ते पर वो चल रहा होता है उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक लेफ्ट को जा रहा होता है, एक राइट को जा रहा होता है। वहां पहुंच के वो एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, और उसको समझ नहीं आता। आज के टाइम में तो हम फटाफट से जीपीएस लगाते हैं और हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे जाना है, किस रास्ते से जाना है। तो वो कंफ्यूज था कि मैं कहाँ पे जाऊं, क्योंकि उस टाइम में जीपीएस नहीं था। तो वो ऊपर देखा है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, कि लेफ्ट का रास्ता जो है वो सुख की ओर जा रहा है और राइट का रास्ता जो है वो दुख की ओर जा रहा है। तो वो उसकी तरफ नजर मारते हैं। ऑब्वियसली एक बार तो मन में यही आता है कि मुझे तो सुख के रास्ते पे जाने में, दुख के रास्ते पे क्यों जाऊंगा। लेकिन जब वो रास्ते की तरफ नजर दौड़ाता है तो देखते हैं कि सुख के रास्ते पे तो बहुत सारे कांटे, कंकड़, पत्थर फैले हुए हैं, और जो दुख का रास्ता है वो एकदम नीट एंड क्लीन। अब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो उसको लगता है जो रास्ता देखने में अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली वही ज्यादा अच्छा होगा, मुझे इसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। और जो रास्ता साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, दुख का रास्ता था, वो उसको अपना लेता है, चलना शुरू करता है। आगे तो बहुत साफ सुथरा था, जैसे जैसे अंदर जाता है वही कंकड़, पत्थर, कांटे, झाड़ियां, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं आगे जाके शायद अच्छा होगा। और अंदर जाते जाते वो इस तरह से भूल भुलैया में फंस जाता है कि उसको वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह एक और व्यक्ति उसी रास्ते पे आता है, वो भी देखता है कि एक तरफ दुख का रास्ता है, एक तरफ सुख का रास्ता है, बाहर से देखता है। बट वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके जो इंडिकेशंस थे उसी के हिसाब से सुख के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे अंदर जाता है देखता है कि बहुत ही सुखद, आनंदमय, शांत रास्ता है, और उसी रास्ते को अपनाते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो यही प्रक्रियाएं हमारे साथ हमारे जीवन में डे टू डे चलती रहती हैं कि हम किस रास्ते पर चले। हम
अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने अंदर का एक, जो हमारा सुख और दुख का रास्ता है, एक बाहर का रास्ता और एक अंदर का रास्ता, हम अपनी भौतिक क्रियाओं में इतने ज्यादा फंस जाते हैं। जरूरी है उसके लिए भी एक्चुअली इन्हीं क्रियाओं को करते करते, अंदर की क्रियाओं को प्रयोग में लाते लाते ही हम अपने भौतिक जीवन को भी बहुत सही ढंग से व्यवस्थित रूप से मैनेज कर पाते हैं। तो डे टू डे की एक्टिविटीज में बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, शादियां, इन्हीं चीजों में हम अपना सारा समय लगा देते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कंकड़ पत्थर कांटों की तरह हमें खुजली, जगह जगह दर्द, पैर का सोना, पैर का सुन्न होना, विचारों का आना, तो ये सब हमें इन्हीं कंकड़ पत्थरों की तरह ध्यान के वक्त परेशान करते हैं। तो जब हम धीरे धीरे इन सब चीजों से मुक्त होकर, इन चीजों के बारे में, इन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम अपनी फाइनल पोजीशन, जिसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी शक्तियों का जागरण होना शुरू होता है और हम अपने भौतिक जीवन को व्यवस्थित कर इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब होता क्या है, अब ये अंतर यात्रा में जब हम, एक बार मैं स्क्रीन शेयर भी करती हूँ, जब हम अंतर यात्रा में, अंतर यात्रा का मेन जो केंद्र है हमारा है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। अब शक्ति केंद्र है कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे का छोर, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, इनफैक्ट उससे आगे की ओर, मेनली कह लो जो हमारा एनस है और यूरिन पास करने की जो जगह है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है, उसे, जिसे कि शिवनी नाड़ी कहा जाता है, वो शक्ति केंद्र है। यहां से प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए हम धीरे धीरे पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करते हैं और ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, जिसे, जहां पर पंडित लोग अपनी चोटी बनाते हैं, उस भाग तक हमें आना होता है। तो ये पूरे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है, उसे ही सुषुम्ना मार्ग कहा जाता है। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी 33 वर्टिब्रास, वो खत्म हो जाती है हमारी गर्दन तक, और गर्दन जैसे ही स्पाइन खत्म होती है, वहीं से हमारा मस्तिष्क का एरिया शुरू हो जाता है। एक रफ नॉलेज के लिए ये कहा जाता है कि हमें पूरी सुषुम्ना में ट्रेवल करना है, पर नीचे की ओर भी ये सुषुम्ना से आगे जाती है, स्पाइन से आगे जाती है, और ऊपर की ओर भी ये स्पाइन से आगे जाती है। तो नीचे शिवनी नाड़ी और ऊपर चोटी का भाग। तो शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक का जो एरिया है, हमें वहीं पर ट्रैवल करना होता है। जिस तरह देखिए, एक बकरी को अगर किसी मैदान में खुला छोड़ दिया जाता है, तो पूरी की पूरे मैदान के अंदर वो घूमती रहती है, और जब उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, तो उसका एक एरिया लिमिटेड हो जाता है कि उसको उस रस्सी के एरिया तक ही आगे बढ़ना है। वही चीज हमारे साथ है। अभी तक हमारी शक्तियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, अब उसको रस्सी की तरह ही एक ट्रैक दे दिया गया है कि हमें अपनी प्राण धारा का प्रवाह शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक अनुभव करना है। तो जब हम शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक चलते हैं, तो सिर्फ एक तरह से इसको भी अगर और इलेबोरेट फॉर्म में समझा जाए, तो हमारे शरीर के अंदर अराउंड 72,000 नाड़ियां हैं एज पर योग शास्त्र। उनमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिन्हें इडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। और जो ये यात्रा है हमारी शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की यात्रा, ये सुषुम्ना की ही यात्रा है। लेकिन इडा और पिंगला में पूरे दिन ज्यादातर हमारा इडा और पिंगला ही
एक्टिवेटेड रहता है। किस तरह से? जब हम लेफ्ट से अगर हम अपने आप को फील भी करें तो ज्यादातर हमारा या तो चंद्र स्वर, जैसे कि लेफ्ट साइड से अगर हम श्वास ले रहे होते हैं, या ज्यादातर हम राइट स्वर से श्वास ले रहे होते हैं। राइट इज सूर्य स्वर, जिसे कि पिंगला नाड़ी कहा जाता है, और लेफ्ट इज चंद्र स्वर, जिसे कि इड़ा नाड़ी कहा जाता है। जब श्वास इड़ा से यानी चंद्र स्वर से चल रहा होता है, उस वक्त चंद्रमा के जो गुण होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब चंद्रमा के गुण क्या हैं? शीतलता देना, ठंडक देना, शांत रहना। बट जब उसी की अत्यधिकता हो जाती है, मतलब चंद्र स्वर बहुत ज्यादा हमारे अंदर हो जाता है, तो उसी की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अकेलापन, आलस, सुस्ती, एंड इवन डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सब चीजें इसी वजह से आती हैं। और पिंगला नाड़ी, जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है तो इनफैक्ट हम बहुत एक्टिव रहते हैं, गर्मी बढ़ती है, ऊर्जा अधिक आ जाती है। अब इसी की अगर अत्यधिकता हो जाती है तो हमारे अंदर उद्दंडता, क्रोध, आक्रोश, हाइपर एक्टिविटी, अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब जब सिर्फ और सिर्फ या तो हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और या सिर्फ सूर्य स्वर चल रहा है, तो वो इड़ा और पिंगला हो गया। लेकिन जब दोनों स्वर चलते हैं तो उस वक्त सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। तो ये दोनों स्वर किस वक्त चलते हैं? अब पहले के टाइम में भी देखा होगा, ज्यादातर सनराइज का टाइम या सनसेट के समय पे पूजा पाठ, ये सब चीजें की जाती थी। तो आज के समय में अगर आप उस टाइम को रियलाइज करें, जिस वक्त संध्या का समय होता है या सुबह उष्णा का समय होता है, हमारे दोनों स्वर चल रहे होते हैं। और जिस वक्त दोनों स्वर चलते हैं वो पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए बेस्ट समय माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऑटोमेटिकली ही हमारे प्राण का प्रवाह जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में आ जाता है। तो अब जब हम इड़ा में होते हैं, लाइक चंद्र स्वर चल रहा होता है, तो हमारा ध्यान थोड़ा सा लगता है लेकिन कम लगता है। और जब पिंगला एक्टिवेटेड होती है तो ध्यान और भी कम लगता है। लेकिन जब दोनों चल रहे होते हैं, सुषुम्ना चल रही होती है, तब हमारा ध्यान सबसे ज्यादा लगता है। तो इसीलिए, और इनफैक्ट जब हम ध्यान में बैठते हैं उस वक्त भी ये कहा जाता है कि अगर हम कुछ देर के लिए वायु मुद्रा लगा लें और फिर ध्यान करना शुरू करें, और अपनी मुद्रा को भी बदल सकते हैं, तो हमारा सुषुम्ना पद एक्टिवेट हो जाता है। तो ये तो हुआ कि किस तरह से हम अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कर सकते हैं, और किस समय सबसे अच्छा समय रहता है सुषुम्ना में, जब हमारा प्राण का प्रवाह चल रहा होता है। और जब हम सुषुम्ना में यात्रा करते हैं तो इस तरह से नीचे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ऊर्जा का प्रवाह, प्राण का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ये एक दिन या 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे जब हम रेगुलर बेसिस पर इसको करते चले जाते हैं तो हम इस प्राण के प्रकंपनों को, शक्ति के ऊर्ध्वारोहण को सुषुम्ना नाड़ी में इजीली अनुभव कर पाते हैं। अब होता क्या है, जब हम सुषुम्ना की यात्रा शुरू करते हैं, शक्ति केंद्र पर धीरे धीरे हल्के हल्के हमें प्राण के प्रकंपनों का, देखिए पूरे शरीर में हमारे शक्ति फैली हुई है, अब उसको कंसंट्रेट किस तरह से करना है। अब जैसे बचपन में सबने वो मैग्नीफाइंग ग्लास को जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, एक बार जरूर किया होगा या बच्चों को जरूर देखा होगा
कि वो पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट होती है वो पेपर जलना शुरू हो जाता है। तो यही चीज हमारे शरीर में है कि एनर्जी पूरे शरीर में फैली हुई है। अब जब हम उसको कंसंट्रेट करते हैं शक्ति केंद्र पर, तो पूरी की पूरी एनर्जी कंसंट्रेट होकर शक्ति केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है। अब जब हम ध्यान के द्वारा उस कंसंट्रेटेड एनर्जी को धीरे धीरे अपवर्ड, ऊर्ध्वारोहण उसका करना शुरू करते हैं, तभी वो हमारे ज्ञान केंद्र चोटी के भाग तक पहुंच पाती है। अब चोटी के भाग तक पहुंचाने के लिए उसमें बहुत सारी बीच में, ये जो जितना हमारा ये सुषुम्ना का मार्ग है, ये हार्डली आधा मीटर का अप्रोक्सीमेटली रास्ता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र, ये दो स्टेशंस ऐसे आते हैं कि जैसे ही हम अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, अगर ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी प्रवृत्तियां मेनली इन्हीं में रह जाती हैं, तो सारी की सारी एनर्जी वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको ऊपर की ओर जाने ही नहीं देती। तो मेनली जब हम ऊर्ध्वारोहण करते हैं और जब हमारी शक्तियों का प्रवाह इन दो केंद्रों पर कम होता है, तब ही हम इनसे ऊपर उठ पाते हैं। तो जैसे ही हमने शक्ति केंद्र से यात्रा शुरू की, सबसे पहला केंद्र जो हमारा आता है वो है स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हमारी वासनाओं का केंद्र है। और उसके बाद आता है तेजस केंद्र, जो कि हमारी वृत्तियों का केंद्र है। अगर हम ज्यादातर अपना डे टू डे का जो रूटीन होता है वो भौतिकता यानी वृत्तियों और वासनाओं में ही लगाते हैं, तो जितनी शक्ति हमारी पैदा होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, वो सारी की सारी इन्हीं दोनों केंद्र पर यूज होकर खत्म हो जाती है। बट अब जब जैसे जैसे हमारे भावों में परिवर्तन आता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है, हमारे बीच एक बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, तो वहां से शक्तियां ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती, तब वो आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र से होती हुई टॉप ज्ञान केंद्र तक पहुंचनी शुरू हो जाती। क्योंकि एक तरह से देखा जाए ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में हमें हर तरह की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को फेस करना होता है, तो उनमें उलझने की बजाय उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हुए जब आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और इनफैक्ट जब हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं तो हमें सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि जिस तरफ हमने अपनी एनर्जीज को भेजा, वहीं पर ज्यादा हरा भरा होना शुरू हो जाता है, फलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक खेत का भी एग्जांपल ले, जहां पर ज्यादा पानी खाद दी जाती है, वही एरिया हरा भरा होता है। तो उसी तरह जिस तरह हम अपनी एनर्जीज को, अपने केंद्र को, केंद्र इन द सेंस अपनी कंसंट्रेशन को ज्यादा रखते हैं, वहीं पे प्राण का प्रवाह ज्यादा होता है और वही केंद्र पुष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि अभी तक इन चीजों के बारे में, इस केंद्र की शक्ति को ऊपर की ओर ले जाने के बारे में हमने सोचा ही नहीं, तो सोचा ही नहीं तो हमारी मैक्सिमम एनर्जीज नीचे की ओर ही फ्लो करती रहती है। नीचे की ओर फ्लो करना मीन्स हम भौतिक जो हमारी डे टू डे की जरूरतें हैं, उन्हीं को पूरे करने में अपनी शक्तियों का यूज करते रहते हैं। लेकिन अब हमें रियलाइज होने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक जरूरतों को पूरा करना ही जीवन नहीं है, उसके साथ साथ हमें अपनी शक्तियों का भी जागरण करना है, चित्त की शुद्धि करनी है, हमारे अंदर जो विशिष्ट शक्तियां हैं उन्हें जागृत करना है। तो उन्हें जागृत करने का सबसे आसान तरीका है इनफैक्ट अंतर यात्रा। इसे, इस प्रयोग से शक्ति का जागरण बहुत
जल्दी होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रयोग है। बस इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं कि इसको बहुत लंबे समय तक नहीं करना होता। और ज्यादातर जब प्रयोग करवाए भी जाते हैं, अंतर यात्रा का प्रयोग स्पेसिफिकली 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और हर प्रयोग के बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी जरूर करवाई जाती है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा इज फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर जब सफेद रंग का ध्यान किया जाता है, तो जो भी एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, चैनलाइजेशन पूरे शरीर में सही ढंग से होना शुरू हो जाता है। कई बार ये भी देखने और सुनने में आया भी होता है सभी के कि जैसे संत पुरुष, साधु महात्मा, उनकी शक्तियां जागृत हुई, कई बार उनका चैनलाइज सही ढंग से नहीं हो पाता है, बहुत एग्रेशन आ जाता है। तो ये सब चीजें इसीलिए होती हैं, गुस्सा बढ़ जाना या हम और ज्यादा भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी शक्तियों का चैनलाइज सही ढंग से नहीं हुआ। और स्टार्टिंग में हमने इसी चीज को कहा था कि शक्तियां हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन अंतर यात्रा का प्रयोग सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण भी हुआ और उन्हें सही ढंग से चैनलाइज किया, ऑर्गेनाइज किया। तो जब चैनलाइज होना शुरू हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क की विशिष्ट शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। विशिष्ट शक्तियां मीन्स हमारे अंदर इंट्यूशन की पावर है, कल्पना की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है। तो जितनी भी ये शक्तियां हैं, विल पावर है, उनका हम सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर समता का भाव आना शुरू हो जाता है। हम हर तरह से, जैसे विवेक जागृत हुआ, तो क्या सही है क्या गलत है, एक सिर्फ बुद्धि को ही यूज करके काम ना करना, विवेक के साथ कार्य करना कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही है ये गलत है, हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आवाज भी आनी बंद हो जाती है। क्योंकि जो काम हम अपनी डेली लाइफ में, डेली यूज में करना शुरू करते हैं, वही हमारी आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। और प्रैक्टिस के साथ फिर से अगर हम उस आवाज को सुनना शुरू कर दें, फिर से वो आवाज हमें अलर्ट करना शुरू कर देती है कि ये सही है ये गलत है। और हम उसी के अकॉर्डिंगली जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स इवन लाइफ के, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पर हर रोज जुड़ते हैं। जुड़ते जुड़ते बहुत लोगों ने इन चीजों को देखा भी होगा, अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारे बिहेवियर में कितनी चेंजेस आई हैं और हम किस तरह से सही डिसीजंस लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आज हम ये कहते हैं कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है, फिर ये एटीट्यूड भी हमारा बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी हर बात में एक डिटर्मिनेशन आना शुरू हो जाता है। चाहे बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो, आजकल हर घर में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है। और ये भी मैं अक्सर बात कहती हूँ कि जो बात, जो काम हमने बच्चों से करवाना होता है, वो हम हर हाल में करवाते हैं। तो क्यों ना वही डिटर्मिनेशन हम हर चीज में लेकर आए कि जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी अपनी शक्तियां स्ट्रांग होती हैं, तभी इस तरह का जो डाइवर्जन्स होते हैं कि अरे कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले वो भाव अंदर ले आते हैं, तो उसी भाव के अकॉर्डिंगली सारी चीजें होनी शुरू हो जाती। और जैसे ही उस भाव को हमने खत्म किया, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जो चाहा वो किया, वो होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जब हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है
मीन्स हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह की शक्तियों का विकास होता है। तो हर तरह की, इवन स्पिरिचुअलिटी, इवन आसपास के लोगों के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेशंस हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो, वो सब भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान के प्रयोगों से हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है, दृष्टिकोण में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, सिचुएशंस नहीं बदलती हैं, लोग नहीं बदलते हैं, सिर्फ हमारा एटीट्यूड बदलता है। और उसी के बदलने से हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आती हैं, हमें सब कुछ बदला हुआ नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये है अंतर यात्रा। तो अंतर यात्रा करते हुए एक और स्लाइड है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारे जो, जहां से हमारी एनर्जीज का लॉस होता है, अब वो 5 छिद्र हैं, लाइक 5, अगर किसी बाल्टी में 5 छेद कर दिए जाए, ऑब्वियसली चाहे उसमें कितना भी पानी भरते रहो, वो पानी निकलता रहेगा और हमारी बकेट कभी भी नहीं भरती। तो इसी तरह हमारी 5 सेंसेस हैं जिनके थ्रू हमारी एनर्जीज डिप्लीट होती रहती। तो अब जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं, तो देखा भी होगा 5 सेंसेस को ही हम अंदर की ओर डाइवर्ट करते हैं, कि अंदर को ही फील करना, अंदर को ही सुनना, अंदर को ही ऑब्जर्व करना। तो ये पांचों खिड़कियां हम बंद कर देते हैं। इन 5 खिड़कियों के साथ साथ हमें एक मूल बंद भी लगाना बहुत जरूरी है। जब हम मूल बंद लगाते हैं, तब हमारी अंदर की शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण और भी आसान हो जाता है। अब जब हम प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसकी जो 1-2 चीजें हैं टेक्निकल, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करें, हमने जैसे कुएं में बाल्टी को छोड़ देते हैं और बाल्टी से पानी को भरकर ऊपर की ओर लाते हैं, तो एक तरह से हमने उसी प्रोसेस को उसमें फील करने की कोशिश करनी है, क्योंकि शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार है। तो वहां से जैसे हमने शक्ति को एक बकेट में भरा, धीरे धीरे उसको ऊपर की ओर लाते चले गए, और एक एक जैसे मन का है, उसके ऊपर बाल्टी के टच को फील भी कर सकते हैं, कि हर मनके को उसने एक्टिवेट किया, और ऊपर पूरी तरह से जब बकेट को भर के ले आए शक्ति से, उस शक्ति को हमने ज्ञान केंद्र, चोटी के भाग पर खाली कर दिया। तो इस फीलिंग को अंतर यात्रा करते हुए अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, कि पूरी शक्ति को बकेट में भरा, भरकर ज्ञान केंद्र तक लाए, ज्ञान केंद्र पर शक्ति को उड़ेल लिया, और वही शक्ति हमारे पूरे शरीर में प्रवाह हो रही है। तो इसी भाव के साथ अभी हम ये अंतर यात्रा का प्रयोग शुरू करते हैं। जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। कमर और गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, क्योंकि ये यात्रा ही रीढ़ की हड्डी के भीतर है। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 3 बार महाप्राण ध्वनि, श्वास लें,
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल, 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 पूरा शरीर शिथिल हो रहा अनुभव करें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल, रिलैक्स, शिथिल। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। चित्त को, कॉन्शियस माइंड को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। धीरे धीरे शक्ति केंद्र से चित्त को ऊपर उठाते हुए सुषुम्ना में यात्रा करते हुए ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र तक आए। ज्ञान केंद्र से इसी सुषुम्ना मार्ग से धीरे धीरे नीचे की ओर आए। चित्त की पूरी शक्ति सुषुम्ना की यात्रा में लगा दें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक।
चित्त की यात्रा को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र तक आए। श्वास लेते हुए ऊपर से नीचे शक्ति केंद्र तक, छोड़ते हुए नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र, लेते हुए ऊपर से नीचे शक्ति केंद्र पर। चित्त की श्वास की यात्रा निरंतर सुषुम्ना में चलती रहे। मूल बंद लगा दें। श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, लेते हुए ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। चित्त की पूरी शक्ति सुषुम्ना में देखने में लगा दें। श्वास लेते हुए नीचे की ओर, छोड़ते हुए ऊपर की ओर। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर ले आए। चमकता हुआ पूर्णिमा के चांद का सफेद रंग ज्योति केंद्र पर। पूरे ललाट पर चित्त को फैला दें, अंदर तक पूरा मस्तिष्क चमकते हुए सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें, मेरी मानसिक विशिष्ट शक्तियों का विकास हो गया है।
शरीर का रोम रोम शक्ति से भर गया है, एक एक सेल आनंद से भर गया है, शांति से भर गया है। शक्ति, शांति, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। अपना सच में से जाओ, मैं तुम स्वयं सत्य पूजे, सबके साथ मैत्री करें। जाओ चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हथेलियां जुड़ी हुई, शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, राहु शरणं पवचामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन में आ जाए, सत्य की वंदना। वंदे सत्यम। सर को, मस्तक को जमीन पर लगाएं, श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। सत्यम बोलते हुए नीचे झुके, श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया जो अंतर यात्रा का प्रयोग क्या होता है। और आपने जो एक बकेट में 5 छिद्र वाली बकेट की बात कही, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जब हमारे 5 छेद वाली बाल्टी है तो वो कभी नहीं भरेगी पानी से। तो हमारे शरीर में भी 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां 5 खिड़कियां हैं, उससे हमारी शक्ति बाहर निकलती रहती है। तो उसके लिए सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग 1 मिनट मैं चाहूंगा कि आप सर्वेंद्र संयम का प्रयोग जरूर कराएं। देखिए, 5 सेंसेस हैं हमारी, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। तो इन 5 उंगलियों से हमें 5 सेंसेस को ही मैनेज करना है। आंख, नाक, जीभ, स्किन और कान, इस तरह सभी को हल्का हल्का ही टच करना है। सिर्फ कानों को कस के बंद करना है। कस के इन द सेंस बस इतना कि अगर हम गुंजन कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि बिना गुंजन के भी कर सकते हैं, गुंजन करना जरूरी नहीं है। अगर आप इसी पॉस्चर बिना गुंजन के भी किया जा सकता है और गुंजन से भी किया जा सकता है। और भ्रामरी प्राणायाम जैसे हम करते हैं, तो बिना गुंजन के आप 1 मिनट दीर्घ श्वास करवाइए इस मुद्रा में। इनफैक्ट सर्वेंद्रिय मुद्रा में गुंजन नहीं होता है,
मेनली 5 सेंसेस को ही मैनेज करते हुए बस श्वास को हमें देखना है कि श्वास लिया, नाभि तक पेट को फुलाया। एक बार मुद्रा बना लीजिए, पांचों उंगलियां रखते हुए कानों पे बस हल्का सा प्रेशर दें कि हमें बाहर की कोई आवाज ना सुनाई दे, और केवल अपने श्वास को ही देखें, अनुभव करें, उसी की आवाज को सुने। धीरे धीरे 5 की गिनती तक श्वास लेते हुए नाभि तक जाएं, और इसी तरह छोड़ें। 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें। बहुत सुंदर। ये छोटा सा प्रयोग देखिए, जब हम करते हैं तो हमें शक्ति का अनुभव होता है। हमारी शक्तियों का जो बाहर निकलने वाले जो 5 खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों को हम अगर बंद कर देते हैं तो शक्ति हमारी खर्च होनी कम हो जाती है। 5 इंद्रियां कौन सी है? चक्षुष इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय। यस। तो हम सारी शक्ति अपनी क्या करते हैं, ये बातें करने में, इधर उधर की चर्चा करने में अनावश्यक खर्च करते रहते हैं, बिना मतलब की बातें करना। और बिना मतलब की बातें करने से कितनी शक्ति हमारी अपव्यय होती है हम जानते हैं, फिर भी चुप नहीं रहते हैं। चुप रहना तो बहुत मुश्किल है। तो हमें अपनी शक्ति को बचा के रखने के लिए सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो 5 छेद वाली बकेट का जो उदाहरण दिया, अगर उस छेद हम बंद कर देंगे तो वो बाल्टी निश्चित रूप से भरेगी। भरेगी कि नहीं भरेगी? तो इसी तरह से हम अपनी शक्तियों की जो निकलने का रास्ता है वो बंद कर देते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और वो ऊर्ध्वगामी होगी और हमारे ज्ञान के अंदर तक जरूर पहुंचेगी, टॉप तक पहुंचेगी। तो बहुत सुंदर प्रयोग आपने कराया। आपने एक मुद्रा की बात की थी, उस मुद्रा के बारे में प्रयोग कैसे किया जाए, थोड़ा वो भी बता दीजिए। इनफैक्ट जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से पहले अगर 3 4 5 मिनट अगर हम वायु मुद्रा लगा लेते हैं तो भी हमारा सुषुम्ना दोनों के दोनों स्वर चालू हो जाते हैं। जी। बस उसके बाद अपनी नॉर्मल जो ध्यान की मुद्रा है उसमें आ जाए। वायु मुद्रा के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी हमने बात की थी, और इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, वो अंगूठे की रूट में लगाई और अंगूठा बीच के हिस्से पर, हमेशा जब उंगली को दबाया जाता है तो बीच के हिस्से पर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। मतलब ये 3 फोर्स होते हैं जैसे, तो बीच के हिस्से पर लाते हैं और हल्का सा दबाव दिया जाता है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना होता। बस यही वायु मुद्रा, और फायदे तो बहुत सारे हैं। वायु रिलेटेड जितने भी रोग हैं यस, दूर होते हैं। ये है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, देखिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप इसमें देख सकते हो स्क्रीन पे। कब्ज,
दूर होती है, हाथ सिर में प्रकंपन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया, पेट दर्द, मुंह टेढ़ा हो जाना, कपकपी, घबराहट आदि में लाभकारी। भोजन के बाद वज्रासन में बैठकर इस प्रयोग को करने से एसिडिटी में जल्दी लाभ होता है। तो कितने सारे लाभ है, एक मुद्रा से कितने लाभ हो सकते हैं। इस मुद्रा की जब बात आई तो मैंने सोचा भी इस मुद्रा के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको करवा दी जाए। तो अभी देखिए, ये है आनंदमल सर की क्वालिटी की मिनटों में ढूंढ के ले आते हैं। सविता जी, जब मोदी सर, राजेंद्र जी मोदी हमें अंतर यात्रा का प्रयोग करवाते थे तो एक वो उदाहरण हमें बार हमेशा दिया करते थे, जिंद और एक वो सन्यासी का उदाहरण। तो मैं चाहूंगा कि आज वो मैं शेयर करूं, 1-2 मिनट आपके साथ लूं। एक गांव में एक कोई महात्मा पहुंचे, बहुत और बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। तो एक सेठ उनके पास पहुंचे, प्रणाम करते हुए, गुरु जी बहुत परेशान हूँ। बोले क्या? बोले घर पे इतना काम होता है, इतना काम होता है, इतने नौकर चाकर रखता हूँ, फिर भी उनके पीछे ही लगा रहना पड़ता है, खिच खिच करनी पड़ती है, काम करते नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। और तो ऐसा कुछ उपाय बताइए, मेरा काम फटाक से हो जाए, मुझे परेशानी ना हो, काम फटाक से हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, देखो मैं तुम्हें ऐसी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हारा काम मिनटों में कर देंगे, लेकिन काम करने के बाद जिस नौकर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो खाली नहीं बैठेगा, उसको दिन भर काम में लगाए रखना है, वो खाली नहीं बैठेगा। खाली अगर बैठ गया तो वो तोड़ फोड़ करेगा, उत्पात करेगा, तो उसको काम में लगाए रखना दिन भर। तो सेठ जी ने कहा, बोले ठीक है, मेरे घर में तो इतने काम है, इतने काम है, काम खत्म ही नहीं होते हैं, इतने 10-10 नौकर है यार, एक ही नौकर सारा काम कर देगा तो मेरा सारा खर्चा ही बच जाएगा मेरा। तो बोले बोले जरूर दीजिए मुझे। तो फिर भी शेख गुरु जी ने कहा, बोले सोच लो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम परेशान हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप दे दीजिए। तो उन्होंने एक दीपक दीपक दिया। बोले इस दीपक के सामने सुबह सुबह बैठकर ये मंत्र बोलना है, और सुबह प्रकट होगा जिंद, जिंद आएगा, इससे बाहर निकलेगा, और वो तुम्हारा जो भी काम बोलोगे फटाक से कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, खाली नहीं बैठेगा, इस बात का ध्यान करना। तो ठीक है, खुश हो गया सेठ जी। घर आके दूसरे दिन सुबह सुबह उस दीपक को लेके बैठा और वो मंत्र बोला, बोलते ही वो जिंद बाहर आ गया। और हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका। तो सेठ जी ने कहा, भाई पहले सबसे पहले तो घर की साफ सफाई कर दो, झाड़ू पोछा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऑर्डर दिया और 1 मिनट में सारा काम हो गया। उसके पास तो शक्ति थी, 1 मिनट में सारा काम कर दिया उसने। उसके बाद बोले ठीक है, कपड़े धो लो। कपड़े धुलवा लिए, और भी बर्तन मंजवा लिए, और भी जितने भी काम है एक एक करके करता गया। 1 घंटा हुआ कि नहीं, सारे काम हो गए घर के, कोई भी काम नहीं बचा। वो आगे फिर खड़ा हो गया, हुकुम मेरे आका। और सेठ जी सोच में पड़ गए, सारे काम तो हो गए, अब क्या करूं। चिंतन हुआ उनको, कोई काम ही नहीं बचा रहे, तो खाली बैठेगा नहीं, अब क्या किया जाए। वो सोच रहा था, तो कुछ देर तक मौन रहे, तो उसने तो खाली बैठना नहीं है, जिद क्या किया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, उछल कूद करना शुरू कर दिया। तो परेशान हो गए सेठ जी। बोले अब दिन भर पड़ा है ये, ऐसे अगर दिन भर उछल कूद करेगा, तोड़ फोड़ करेगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा। वापस भागा भागा गुरु जी के पास गया, जाके बोलता, गुरु जी इस नौकर को तो मैं नहीं संभाल सकता, इसको आप वापस बुला लो। मैंने तुमको पहले ही बोला था ना। तो देखो, अब जो हो गया सो हो गया। एक काम करो, जब तुम्हारा काम हो जाए सारे, उसके बाद एक सामने, तुम्हारे घर के सामने जो बगीचा है या खुली जगह है, वहां पे एक बम्बू लगा दो, 10 फुट का, 12 फुट का बम्बू लगा दो। और उसको बोलो, ये बम्बू के नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जब तक मैं ना बोलूं इस काम को करता रहेगा। सेठ जी ने वैसा ही किया। घर जाके पहले तो जो तोड़ फोड़ थी, बोले उसको सब वापस ठीक करो। ठीक करने के बाद तुरंत आया वापस, हुकुम मेरे आका। तो बोले यहाँ बाप सामने जो खाला मैदान है उसमें एक बम्बू लगा दो, 10-12 फुट का। तो उसने मिनटों में बम्बू लगा दिया। हुकुम मेरे आका। बोले अब बम्बू के नीचे से ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर चढ़ो, ऊपर से नीचे आओ। अब वो
जिन नीचे से ऊपर चढ़ता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है, ऊपर से नीचे आता है, काम को खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो सब क्या खत्म होगा? वो काम तो खत्म होने वाला नहीं। जिन परेशान हो गया, बोले कहाँ फंस गया, बोले थोड़ी देर तो किया, बाद में जब अब आखिर वो भी तो थक गया, थक गया तो आगे सेठ जी बोले ये काम तो मुझसे नहीं होगा, बोले ये काम मुझसे नहीं होगा, कृपया मुझे इस काम से मुक्त कीजिए। बोले आप जब तक बोलते नहीं मेरे को, अब आपका ऑर्डर है, बिना बोले मैं रुक भी नहीं सकता, लेकिन फिर मैं काम बीच में छोड़ के आया हूँ, आपके चरणों में पड़ता हूँ। तो सेठ जी ने कहा देखो तोड़फोड़ नहीं करोगे, बोल रही तोड़फोड़ नहीं करोगे। तो देखिए हमारा जो चित्त है या मन है वो भी इसी तरह है, इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है। तो ये अंतर यात्रा के द्वारा हम चित्त को एक सीमा कर देते हैं, एक लिमिट कर देते हैं भाई, अपने को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक, इसी रास्ते से इतनी ही दूर उसको जाने की एक लिमिट हो गई। वो फिर इधर उधर भाग नहीं सकता। कैसे भागेगा? कारण अब उसको एक मार्ग दे दिया अपन ने, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, उसी के बीच में चलना है। तो हमारे जो ये मन की चंचलता है इससे कम होती है। तो ये उदाहरण मुझे बहुत दिन पहले शिविर में बताया था मोदी सर ने, तो मैं आज आपके साथ शेयर किया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी अंतर यात्रा क्या होती है। ओम हरम। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न कर सकते हो। अच्छा सर, ये मैं पूछे, जैसे अंतर यात्रा में तो अपन है ना, जब सांस लेते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पे जाते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल जब श्वास लेते हैं वो तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है नॉर्मल श्वास में। तो देखिए ये आप तो खुद ट्रेनर हो, आपको बताया जाता है, इसमें हम उदाहरण देते हैं ना भाई, ब्लड प्रेशर वाली मशीन का उदाहरण दिया जाता है, उसको समझिए आप। बबीता सविता जी। देखिए आप श्वास की बात कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल श्वास भी लेते हैं वो भी तो हमारा पेट तक जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो यही कहा जाता है कि पेट को फुलाए। हाँ तो हाँ लेते समय पेट फूलता है, छोड़ते समय सिकुड़ता है। हाँ, पेट को वो फुलाया, जैसे नॉर्मल ब्रीथ किया, बस उसी श्वास को लेने के बाद और नीचे तक लेके जाने, नीचे ही तो ला रहे हैं हम। श्वास लिया, लेके हमने श्वास को नीचे ही लाया और लाते लाते उसको और नीचे ले आइए। और जब हम छोड़ रहे होते हैं नॉर्मल प्रोसेस में भी, तो जब हम छोड़ रहे होते हैं तो नीचे से ऊपर ही आ रहे होते हैं। तो बस उसी का रास्ता हमारा थोड़ा बढ़ गया है कि हमें उसको शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक अनुभव करने। बेसिकली हर जगह पे प्रकंपन, नाभि पर भी हम प्रकंपन ही अनुभव कर रहे हैं, श्वास नहीं जा रहा है। तो वही प्रकंपन नाभि से जैसे हम नथुनों में लेके जाते हैं श्वास प्रेक्षण के प्रयोग में, ये हम और नीचे सीधा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से। सुमिता जी देखिए, योग में ये बताया जाता है कि जब भी कोई अंग या कोई चीज हमारे शरीर में ऊपर की ओर जा रही है तो उस समय श्वास लेना चाहिए और नीचे आते समय छोड़ना चाहिए। तो योग की जो बात है थोड़ी ये हमारी इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, वो बात यहाँ लागू नहीं हो रही है। यहाँ हम जब चित्त को ऊपर ला रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ब्लड प्रेशर मशीन मापने वाली मशीन का उदाहरण दिया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में जब हम रबड़ का गोला होता है उसको दबाते हैं तो क्या होता है, पारा ऊपर की ओर आता है कि नहीं आता है? गोला दबाया जाता है, पारा ऊपर आता है, गोला छोड़ दिया जाता है, पारा नीचे आता है। तो इसी तरह हम पेट को अगर दबाते हैं तो हमारा चित्त जो है पारे की तरह ऊपर आना चाहिए, और जैसे पेट खोलते हैं वापस पेट फूलता है, पारा नीचे आएगा। इस उदाहरण से आपको समझिए भाई, जब हम श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेंगे तो हमारी चित्त जो है धीरे 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 सुषुम्ना मार्ग से ऊपर तक आएगा, और जब हम वापस पेट को फुलाते हुए श्वास भरेंगे, पारा धीरे धीरे वापस नीचे आएगा। तो ये उदाहरण बहुत शानदार उदाहरण है, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन का उदाहरण हम से समझाते हैं, तो आप समझ में आ गया होगा। चंदू जी आपको, मैं प्रवीण मेहता सर ने अपना वीडियो ऑन किया है। प्रवीण जी आपको कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सेशन हुआ आज का। बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे शिद्दत से बताया कैसे यात्रा करनी है। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज। धन्यवाद आप। कोमल जी शिपानी कुछ कहना चाहते, अपना वीडियो ऑन किया। कोमल जी बोलिए। हाँ
जय जिनेन्द्र सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हम अंतर यात्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या इससे जिसको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको फायदा होता है? क्या ऊर्जा वहाँ पूरे रीढ़ की हड्डी में इससे मतलब जी पहुंचती है? सविता जी। इनफैक्ट जहां जहां हम ध्यान करते हैं एनर्जी का फ्लो वहां बढ़ता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन वहां बढ़ता है, तो फायदा होता है। पर ये अंतर यात्रा का प्रयोग बहुत लंबा नहीं करना है कि हम सोचे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कर लें, वो अवॉइड करना है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स। उसके बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर जरूर करें। करना है ज्योति मुझे केंद्र, कारण इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, शरीर में गर्मी भी पैदा हो सकती है, उष्मा पैदा होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए अंत में ज्योति केंद्र का प्रयोग, परीक्षा का प्रयोग जरूर करना है। और धन्यवाद। क्विक किसी का तरीका हैंड राइज नहीं है अभी। नहीं जिनेन्द्र, बहुत सुंदर लिया सविता जी ने, पीपीटी के माध्यम से तो बहुत सुंदर लिया। ध्यान समझ में जल्दी आ जाता है, पीपीटी के द्वारा बताते हैं तो। बहुत सुंदर सविता जी। रीना जैन, रीना जी आप कुछ पूछना है आपको, आपने अपना वीडियो ऑन किया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सविता जी। बहुत बहुत अच्छी अंतर यात्रा रही। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब हम ध्यान करते हैं जैसे तो हमारा वो 20 से 25 मिनट कायोत्सर्ग भी हमारा होता है, तो उसमें भी हम इसी तरह मतलब अपनी चेतना को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर नाभि चेत पे, फिर नथुनों पे, और फिर दर्शन केंद्र में, है ना? अलग 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 उसके भी सब चरण होते हैं। वो एक तो अलग ये प्रयोग हो गया श्वास प्रेक्षा का। अच्छा अच्छा, तो नाभि मतलब उसमें अंतर क्या है ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि कायोत्सर्ग जब कराते हैं और ये वाला जो अभी आज कराया, उसमें लिटरली क्या अंतर है थोड़ा सा? कायोत्सर्ग इज लाइक, चाहे हम कोई भी जैसे ध्यान की कोई भी पद्धति हो, इट इज नॉट ओनली कि प्रेक्षा ध्यान की पद्धति हो, दुनिया की कोई भी ध्यान की पद्धति हो, सबसे पहले 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का रिलैक्सेशन करवाया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में उसको हम कायोत्सर्ग कह देते हैं। तो वो तो जरूरी है, उसका पर्पस ये है कि एक बार बॉडी हमारी स्टिल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। स्थिरता के बाद ही जो मर्जी प्रयोग आप कर सकते हैं। अभी जैसे धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों पे हम यहाँ बात भी करते रहेंगे। एक हुआ संपूर्ण कायोत्सर्ग। हम इन दो चीजों को कंफ्यूज कर जाते हैं। संपूर्ण कायोत्सर्ग अपने आप में एक कंप्लीट प्रयोग है, जो पिछले 3 एपिसोड्स में हमने किया। उसके बाद हर प्रयोग से पहले जो कायोत्सर्ग किया जाता है वो जस्ट रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, कि पूरे शरीर को स्थिर किया, शिथिल किया। तो वो तो करना ही है। उसके बाद हम जो अलग अलग प्रयोग हैं, जैसे आज किया अंतर यात्रा, ज्यादातर हम लोग श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं। तो जो नाभि पर नथुनों पर कह रहे हो, वो हम श्वास के प्रकंपनों को देखते हैं। श्वास ही हमने यहाँ पर भी देखा, बट ये सिर्फ अंतर यात्रा हमने की कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सुषुम्ना को विजुअलाइज किया, मतलब श्वास के प्रकंपन हमने सुषुम्ना में विजुअलाइज किया, इसलिए इसको अंतर यात्रा बोल दिया। प्रयोगों के नाम अलग अलग हैं। सविता जी और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरे दूसरे प्रयोग में हम चित्त को एकाग्र करते हैं, उसको खाली प्रेक्षा करते हैं, देखते हैं, प्रकंपनों का अनुभव करते हैं, और इसमें हम यात्रा करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये अंतर यात्रा का प्रयोग में चित्त हमारा नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है, लेकिन संपूर्ण कायोत्सर्ग में एक एक अंगों को देखते हुए हम ऊपर ले जाते हैं, शिथिलता का सुझाव देते हुए ऊपर चलते हैं, और धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आते हैं। तो वो यात्रा एक ही तरफ की होती है, ऊर्ध्वगामी, धीरे धीरे ऊपर ही आते हैं, उसमें वापस नीचे नहीं आते उसमें अपन। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है उसके बाद कहा जाता है पूरे शरीर की परीक्षा करें। तो ये अंतर यात्रा में आप फर्क जो आप पूछ रही थी, इसमें हम नीचे से ऊपर भी जाते हैं, ऊपर से नीचे भी आते हैं, और एक ही मार्ग से चित्त को ऊपर नीचे बार बार किया जाता है। समझ में आया होगा आपको? बिल्कुल 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 आया समझ में। बस उसी को समझना। तो अभी समय आज हमने कुछ ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। ओम अरहम सभी के लिए। और अभी हम
समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपका एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड करें।